दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने आपको आज सवेरे वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको जगदीप धनखड़ जी के इस्तीफे की सारी इनसाइड स्टोरी बताऊंगा कि उन्होंने कैसे इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे लिया गया, और क्या कारण थे और क्यों जगदीप धनखड़ जी नहीं उन उपराष्ट्रपति पद का भी कैसे अपमान किया गया सत्ता पक्ष में बैठे हुए शीर्ष लोगों के द्वारा। तो ये मैंने आपको बताया था। तो चलिए आज अब मैं आपको बताता हूँ वो सारी स्टोरी और वो सारी बातें जो मैंने आज सवेरे के लिए कही थी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। एक्चुअली में दोस्तों जगदीप धनखड़ जी के जो इस्तीफे की जो नींव रखी गई थी ना, वो ओम बिरला जी के साथ जो उनकी अनबन हुई उसी टाइम रखी गई थी। और वो क्या था कि ओम बिरला जी आप जानते होंगे कि हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो दो चैनल हुआ करते, एक लोकसभा टीवी और एक राज्यसभा टीवी। तो लोकसभा टीवी था वो लोकसभा अध्यक्ष के मातहत आता है, और राज्यसभा टीवी हुआ करता वो राज्यसभा अध्यक्ष के मातहत आता है। तो लेकिन 2021 में दोस्तों मोदी जी ने दोनों चैनलों को एक ही कर दिया, क्योंकि ये सरकारी चैनल है, सरकारी टीवी है, और सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जो सार्वजनिक करना हो वो इन्हीं के माध्यम से किया जाता है, चाहे वो संसद की कार्रवाई हो या और कोई वो हो। तो एक दोनों चैनलों को मिला के एक संसद टीवी के नाम से एक चैनल कर दिया गया, और वो आ गया राज्यसभा के अधीन। क्यों? क्योंकि राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है यानी उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निचला सदन यानी लोअर हाउस कहा जाता है। तो अपर हाउस के जो सभापति यानी अध्यक्ष हुआ करते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, और वो उपराष्ट्रपति ये अपने जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ जी के अधीन वो टीवी आया था, और ऑब्वियसली है कि कवरेज उनको थोड़ी ज़्यादा मिलने लगी, और जो ओम बिरला जी है उनकी बातों को उनको थोड़ा कम मिलने लगी। तो अनबन की शुरुआत हुई थी वहां से। अब क्योंकि राजनीति के अंदर जो राजनीतिक कद है वो ओम बिरला जी का जगदीप धनखड़ जी से ज्यादा बड़ा है। मैं पद की बात नहीं कर रहा, संवैधानिक पद की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं राजनीतिक कद की बात कर रहा हूँ। तो ओम बिरला जी का जो कद है वो ज्यादा बड़ा है, और वहीं से इस बात की शुरुआत हुई थी। वो इस चीज से हुए थे नाराज। खैर चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वर्तमान समय की, जो अभी इंस्टेंट घटना हुई है उसके बारे में कि वो क्या हुई, कैसे घटित हुई। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई एक जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, आपको याद होगा, जो 15 करोड़ का केस जो उनके उसमें जड़ा हुआ मिला था उसके मामले से। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, और सरकार को लिखित में दे दिया। सरकार भी उसके ऊपर महाभियोग चलाना चाहती थी। लेकिन इससे पहले एक मामला और हुआ था, और वो ये था कि जस्टिस शेखर यादव हैं, वो हाई कोर्ट के जज हैं। तो वो शेखर यादव जी एक बार विश्व हिंदू परिषद के किसी फंक्शन में गए थे, और वो वहाँ चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने बतौर चीफ गेस्ट बोलते हुए ये बयान दे दिया था मुस्लिम समुदाय के प्रति कि ये जो कठमुल्ला है ये देश के लिए घातक है। उनका ये बयान इसलिए दिया था कि वो कट्टर हिंदू कह सकता हूँ मैं उनको, कि कट्टर हिंदू समर्थक है, और उनको लगता है कि कठमुल्ले का तात्पर्य होता है जो कट्टर मुसलमान होते हैं वो। तो उन्होंने ये कह दिया कि ये देश के लिए बहुत घातक है। तो इसके ऊपर काफी बड़ा बवाल मचा, और उस टाइम विपक्ष ने ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है उसको ये सहन नहीं हुआ, और उन्होंने महाभियोग लाने की मांग की। लेकिन इस चीज में सुप्रीम कोर्ट ने जब इसके ऊपर संज्ञान लिया तो उसको लगा कि ये महाभियोग का मामला नहीं था। ये जो जस्टिस शेखर यादव जी है उन्होंने अपनी अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया था, और जब कारण बताओ नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने उनको, तो वो अपनी बात पर अडिग भी रहे, और उन्होंने खुद भी ये लिख के दिया कि मैंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत अनुच्छेद के तहत अपने अधिकार का प्रयोग किया, और मैं अपने इस बयान के ऊपर आज भी कायम हूँ। और उनकी इस स्पष्टीकरण से सुप्रीम कोर्ट हो गई संतुष्ट, और उनके ऊपर महाभियोग का कोई भी मुकदमे का अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की सरकार को। क्योंकि इस तरह का किसी हाई कोर्ट के जज के ऊपर कोई मुकदमा चला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को उस चीज की अनुशंसा करनी पड़ती है, यानी सिफारिश करनी पड़ती है कि इसके ऊपर महाभियोग चलाया जाए। खैर दोस्तों, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव जी के प्रति इस तरह का कोई महाभियोग की अनुशंसा नहीं की, तो ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, या AIMI वो पार्टी हो, वो जो नेता हमारे मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी उनकी पार्टी हो, या और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है वो हो, उनको ये बात हजम नहीं हुई कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ तो महाभियोग चलाया नहीं जाएगा।
लेकिन यशवंत वर्मा के खिलाफ चलाया जाएगा। तो उन्होंने इस चीज़ की काट करने के लिए पता नहीं कैसे जगदीप धनखड़ जी को मना लिया। पता नहीं उनकी तारीफ की या क्या किया, इधर से उधर बात लगाई या जो कुछ भी किया, लेकिन जगदीप धनखड़ जी इस चीज़ के लिए मान गए। और उन्होंने जो वो अभियोग चला, महाअभियोग किसी जस्टिस के खिलाफ चलाया जाता है, तो उसमें कम से कम राज्यसभा के 50 जो सदस्य होते हैं उनके हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, और विपक्ष ने 63 राज्यसभा के जो सांसद थे उनके सिग्नेचर करवा के ना, और महाभियोग का ये कह दिया कि हमारी तरफ से ही महाभियोग चलाया जाएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ। लेकिन इसके साथ ही शेखर यादव जी, जो जस्टिस शेखर यादव जी है, उनके खिलाफ भी अभियोग चलाने के लिए जो 50 राज्यसभा सांसदों की जरूरत होती है वो भी उन्होंने करवा ली है। और इस चीज के लिए उन्होंने मना लिया जगदीप धनखड़ जी को, और जगदीप धनखड़ जी ने इस चीज की दे दी इजाजत, और उन्होंने एक मीटिंग बुला ली अगले दिन आके इसकी दोनों जो वो जस्टिस हैं, दोनों जस्टिस, उनके ऊपर महाभियोग का मुकदमा चला जाए। अब लेकिन सरकार ये चाहती नहीं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने शेखर यादव जी के, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ कोई अनुशंसा नहीं की, तो सरकार उनके ऊपर क्यों चलाए। और वैसे भी उन्होंने जो कुछ कहा था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत कहा था, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया ऐसा। जैसे यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा जी हैं, उनके घर में नोट मिले थे, 15 करोड़ के नोट मिले थे, तो ये कदाचार का मामला बनता है। और ये सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को देखा भी और उन्होंने अनुशंसा भी की। लेकिन जस्टिस शेखर यादव जी के खिलाफ ऐसा कोई नहीं बनता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की कोई अनुशंसा भी नहीं की। लेकिन कांग्रेस पार्टी के और दूसरे इनके मनाने से उन्होंने, जगदीप धनखड़ जी ने अगले दिन के लिए मीटिंग बुला ली, दोनों ही महाभियोग के जो थे उनको मंजूरी देने का मन बना लिया। लेकिन इस चीज की भनक लगी दोस्तों बीजेपी हाईकमान को। तो बीजेपी हाईकमान को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने अपना एक मंत्री भेजा मोदी जी ने जगदीप धनखड़ जी के पास और उनको कहा कि सरकार ये नहीं चाहती कि शेखर यादव जी हैं, जो जस्टिस शेखर यादव जी हैं, उनके खिलाफ किसी तरह का महाभियोग का मुकदमा चलाया जाए, तो आप ये कार्रवाई मत करिए। तो जगदीप धनखड़ जी ने उन मंत्री महोदय को स्पष्ट कह दिया कि मैं नियमों के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा, और ये जो मीटिंग है और जो वो देने परमिशन देने वो मैं अपने आप देख लूंगा। तो ये देखा जाए तो मोदी जी का भी अपमान है, प्रधानमंत्री का भी अपमान है, और वो एक पार्टी के सर्वे सुप्रीमो है, तो उन्होंने भी इसको अपना अपमान माना। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट जितने इसकी सांसदों की जरूरत होती है उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग चलाने के लिए, उतने सांसदों के सिग्नेचर करवा लिए। और सिग्नेचर करवा के ने, और उन्होंने फिर शायद जेपी नड्डा जी या किसी और से फोन करवाया आके, आप या दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ महाअभियोग चलाया जाएगा और आपको बर्खास्त किया जाएगा, इसमें आपका अपमान होगा। अच्छा, तो उन्होंने जब ये सोचा तो उन्होंने यही उचित समझा कि इस्तीफा देना ही ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि उनको बर्खास्त किया जाए, बजाय इसके कि अपमानित किया जाए। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से राष्ट्रपति के पास हो गए, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि आप राष्ट्रपति के पास जाइए और अनुच्छेद 67A का पालन करते हुए इस्तीफा दीजिए। और अनुच्छेद 67 ये कहता है दोस्तों कि वो इस्तीफा तुरंत प्रभाव से लागू हो, यानी जिस टाइम उन्होंने दिया उसी टाइम से लागू हो। तो उन्होंने राष्ट्रपति महोदय को वो अपना इस्तीफा दिया। हालांकि उन्होंने सेहत का जो हवाला दिया कि मेरी खराब सेहत है इसलिए दे रहा हूँ, और अनुच्छेद 67 का इसलिए कि वो अभी से लागू हो जाए। तो ये थी उनके इस्तीफे की। लेकिन दोस्तों वो इस्तीफा खुद नहीं देना चाह रहे थे। इस चीज का सबूत ये है कि उसी दिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के घर पर एक डिनर पार्टी थी, और वो जगदीप धनखड़ जी उसमें जा रहे थे क्योंकि उनको इनवाइट किया गया था, तो उनमें जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जैसे वो तैयारी कर रहे थे तो उनके पास कांग्रेसी नेता ये रमेश जी या उनका फोन आया कि मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपसे कल सदन में मिलता हूँ। तो सदन में मिलने का तात्पर्य ये है कि कल वो राज्यसभा में उनसे मिलेंगे। तो इसका ये तात्पर्य था कि उनका इस्तीफा देने का न उनको भनक थी, न उनको पता था, न ही वो इस्तीफा देना चाह रहे थे, न उनकी सेहत खराब थी। तो पार्टी हाईकमान के इशारे से ही उनको इस्तीफा देना पड़ा, और लोगों को ये दिखाना पड़ा कि वो सेहत उनकी खराब है, इसलिए वो पार्टी से पद से इस्तीफा देने लग रहे हैं। तो ये तो थी दोस्तों उसकी इनसाइड स्टोरी है कि वास्तव में हुआ क्या था, और वो कैसे कांग्रेस के हाथों का खिलौना बने और कांग्रेस उनको मिसयूज कर रही थी। लेकिन पता नहीं जगदीप धनखड़ जी कैसे
कांग्रेस के या विपक्ष के बहकावे में आ गए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी ने ही उनके खिलाफ महाभियोग का मुकदमा लेके आई थी, और उस महाभियोग से उनको बचाने वाले भी मोदी जी थे, यानी एनडीए की सरकार थी, और वो संख्या बल जितना था वो उनको पूरा नहीं होने दिया, और महाभियोग के मुकदमे से बच गए थे जगदीप धनखड़ जी, और वो उपराष्ट्रपति का जो पद था उनको बरकरार रहा था। तो उपराष्ट्रपति जी को ये सोचना चाहिए था, जगदीप धनखड़ जी को, कि जो विपक्ष अभी 10 दिन पहले तक उनके खिलाफ था, उनको देखना नहीं चाह रहा था, और वो एकदम से उनके इतना उनकी चापलूसी कर रहा है, इतना उनको वो करने लग रहा है, बरगलाने लग रहा है, तो उनको सोचना चाहिए था कि उनकी जो पार्टी है वो तो बीजेपी में है, और बीजेपी की पार्टी लाइन पे ही उनको काम करना चाहिए था, और वो विपक्ष के हाथों में कैसे खेलने लगे, कैसे उनका खिलौना बन गई, ये समझ से परे कि कितना बुजुर्ग आदमी, राजनीति का धुरंधर आदमी, और जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा है, सबसे कम उम्र का अध्यक्ष रहा है, और इंटेलिजेंट आदमी, वो कैसे विपक्ष के बहकावे में आ गए, ये समझ से परे की बात है दोस्तों। लेकिन इस मामले में मैं ये कह रहा हूँ कि ये उपराष्ट्रपति पद का भी अपमान है, जगदीप धनखड़ जी का भी अपमान है। वो कैसे है कि जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया, उनको तुरंत पार्टी की तरफ से आदेश दिया गया कि अभी के अभी खाली कर दो ये मकान, जो सरकारी बंगला उनको मिला हुआ था, जबकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि अगर वो इस्तीफा देते हैं उपराष्ट्रपति तो उनको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो और कहीं शिफ्ट हो सके, और कहीं शिफ्ट होने का मतलब ये है कि सरकार उनको कोई जहाँ वो चाहेंगे, दिल्ली में चाहेंगे या और कहीं चाहेंगे, उनको सरकारी बंगला अलॉट करेगी। जब तक वो अलॉट नहीं हो जाता तब तक उपराष्ट्रपति है वो उसी बंगले के अंदर जो वर्तमान में उनके पास है उसमें रह सकते हैं। लेकिन तुरंत प्रभाव से उनको ये कहना है कि फटाफट खाली कर दो इसको, ये मैं समझता हूँ कि जगदीप धनखड़ जी का ही नहीं, एक उपराष्ट्रपति पद का भी अपमान है, और बीजेपी हाईकमान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, विचार नहीं मिले बीजेपी के और उनके, और वो पार्टी छोड़ना चाह रही है, कुछ भी करना चाह रही है, एक अलग मैटर है, लेकिन वो एक देश के उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति जो पद की गरिमा का या उसका वो है, तो सबसे पहले अगर सर्वोच्चता का बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देश में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा पद होता है वो राष्ट्रपति का होता है, इसीलिए उसको फर्स्ट सिटीजन माना जाता है, देश का पहला नागरिक माना जाता है। तो देश का दूसरा नागरिक अगर किसी को माना जाता है तो उपराष्ट्रपति को माना जाता है, और तीसरे नंबर पर प्रधानमंत्री का पद आता है, यानी वो प्रधानमंत्री के पद से भी उनका बड़ा पद था संविधान के अनुसार, और जब उनको हटा दिया गया, यानी जब वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इस तरह से अपमानित करके उनको बंगला खाली करवाना, ये बीजेपी का सरासर मैं अनुचित मानता हूँ कि ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। इससे उनकी छवि धूमिल होगी पार्टी हाईकमान की, और कोई वो नहीं होगा। लेकिन खैर दोस्तों, ये था मामला जगदीप धनखड़ जी का कि कैसे उनको अपमानित करके निकाला गया और उन्होंने इस्तीफा दिया या उनसे दिलवाया गया, ये थी सारी स्टोरी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो इनसाइड स्टोरी थी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक कह रहा हूँ तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर मैं ठीक हूँ तो भी कमेंट करें और गलत हूँ तो भी कमेंट करें, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट कर सकूँ। और आपने जो समर्थन, जो सहयोग मेरी पिछली वीडियो को दिखाया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप अब भी इसी तरह का आपका सहयोग दिखाते रहेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे। इसके साथ ही आपको एक बार फिर से धन्यवाद।